गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग साइटोक्रोम P450 के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा था, एक्टिव साइट देखी थी, राइट। हमने देखा था कि साइटोक्रोम P450 में जो पोरफायरिन होता है वो लगभग सिमिलर होता है किस तरह से, जैसे हीमोग्लोबिन होता है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, है ना। तो कल हमने देखा था कि साइटोक्रोम P450 में जो पोरफायरिन रिंग होती है वो पोरफायरिन रिंग लगभग वही वाली होती है, सिमिलर पोरफायरिन रिंग होती है जो किसमें होती है, हीमोग्लोबिन में। और आपको याद होगा, मैं पढ़ाया हूं पहले इसको, हीमोग्लोबिन वाली पोरफायरिन को एक चीज और बोलते हैं, प्रोटोपोरफायरिन 1x या 9 बोल सकते हो आप अगर रोमन में लिखोगे तो, ऐसे प्रोटोपोरफायरिन। हीम बी में जो पोरफायरिन होती है उसको ये भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोटोपोरफायरिन 10, राइट। तो जब आप हीमोग्लोबिन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां मैंने आपको बताया है कि उसका एक नाम ये भी है, ठीक है। तो कभी कभी इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे इसका नाम हीम बी ना बोल के ये बोल सकता है, हीम बी में कौन सी वाली पोरफायरिन है, तो ये वाली, ठीक। तो हम लोग साइटोक्रोम P450 के बारे में क्या क्या पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर क्या होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुक जाते हैं ना, बाकी लोग भी आ जाते हैं जल्दी, वैसे तो आ गए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो मैं जल्दी से एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसका। देखो कल हमने पढ़ा था, ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ, आप भी बार बार कॉपी पे लिखिए जिससे आपको याद रहे ज्यादा दिन तक, राइट। तो देखो हमने लिखा था क्या, यहाँ पर पोरफायरिन है ऐसे, यहाँ पर क्या है, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी 3, यहाँ पे क्या लगा है, थायोलेट ऑफ सिस्टीन, और यहाँ पे क्या था, वाटर, स्पिन स्टेट क्या थी इसकी D5 लो स्पिन, राइट। तो D5 लो स्पिन अगर आप करोगे तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो आप, तो S की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। कैसा सिस्टम होगा ये, पैरा मैग्नेटिक, राइट। ESR क्या होगा, एक्टिव होगा। कलर अगर आता होगा तो क्यों आता होगा, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, राइट। जनरली जहां पर भी पोरफायरिन होता है वहां पर कलर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से आता है। फिर मैंने एक चीज पूछा था, एक चीज और बताया था आपको कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में अगर वेरिएशन देखोगे इसके लिए तो वो कैसा होगा। मैंने आपको बताया था सिंपल पैरामेट्रिक वाला, वही कोऑर्डिनेशन में पढ़े होगे आप, ऐसे इस तरह से, राइट। इतनी चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। और गुड मॉर्निंग बेटा। और आपको ये भी याद होगा हमने फंक्शन देखा था, काम क्या था इसका, हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ रहा था, OH, राइट। बेंजीन रिंग अगर होगी वहां भी क्या जोड़ेगा, OH। कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन का भी क्या करा था, हाइड्रोक्सिलेशन, और बेंजीन का भी क्या करा था, हाइड्रोक्सिलेशन। एल्कीन अगर होती तो उसमें सिंगल ऑक्सीजन जोड़ता था तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, इपॉक्सीडेशन। तो मैं जल्दी से एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको, क्या काम कर रहा था ये फंक्शन, इसका क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, हाइड्रोक्सिलेशन बोल सकते हो, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। बेंजीन का भी था या एरोमेटिक सिस्टम का भी था, उसका भी हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा था। अमोनिया या एमीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, एमीन को एमीन ऑक्साइड, राइट। सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, सल्फोक्साइड, है ना। और एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, इपॉक्साइड। अगर एल्डिहाइड हम लेते तो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, एसिड में। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना ये सब चीजें, ये सिंगल ऑक्सीजन को इंसर्ट करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लिगेंड क्या है, कौन सी रिंग है यहाँ पर। और एक चीज और ध्यान सुनो, मैंने कल बोला था आपसे, मैं फिर से बताता हूँ, ये जो पोरफायरिन यहाँ पर है, ये हीम यूनिट क्या बोला था मैंने, ये हीम बी वाली है, राइट। हीम बी, हीम बी किसमें होता है, हीमोग्लोबिन में,
राइट। और इस वाली पोरफायरिन को ध्यान सुनो, जो हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन है उसको प्रोटोपोरफायरिन ये भी कहते हैं। ठीक, तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहां से पूछ सकता है या फिर इसका ना पूछ के यहां से पूछ सकता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं कैटालिटिक साइकिल पे, ठीक है, जो आज हमें पढ़ना है। तो आज हम कैटालिटिक साइकिल पढ़ेंगे, मैकेनिज्म देख लेंगे क्या होती है, कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है वो। उसके बाद हम उसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेंगे, कुछ और हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्शन देता है ये, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसमें एक चीज और बचेगा, इसका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ये इंटरमीडिएट क्यों बना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इसका मॉसबार स्पेक्ट्रम लोगे तो कैसा दिखाई देगा, राइट। अगर इसमें बॉन्डिंग की बात करोगे तो कैसी बॉन्डिंग होगी, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम मैकेनिज्म, कैटालिटिक साइकिल, सबस्ट्रेट पे काम कैसे करता है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन क्यों देता है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्यों देता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं कैटालिटिक साइकिल से। कैटालिटिक साइकिल फॉर साइटोक्रोम P450। आप लिखो मत, बस सिर्फ पहले सुनो फिर आराम से लिखना, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे आपको रटना ना पड़े। बस लिखना नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करो जिससे आपको रटना नहीं पड़े। समझो, देखो सबसे बेसिकली जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो पोरफायरिन से होता है इसके पास, राइट। यहां आयरन, यहां सिस्टीन और यहां वाटर, यही तो है रेस्टिंग स्टेट में है। यहां मैं लिख देता हूं सिस्टीन, ठीक है, सिस। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो जरा क्या होती है कमेंट में, क्या होती है यहां पर, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, ठीक। अब देखो रिएक्शन हमारी क्या है यहाँ पर, RH प्लस O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम P450 कन्वर्ट होता था ROH में प्लस H2O में, ये हो रहा था। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और कैसी स्टेट है ये, लो स्पिन की हाई स्पिन, बताओ जरा। यहां पर जो आयरन है कौन सी स्टेट में है, ये आयरन 3+ लो स्पिन है या हाई स्पिन है, बोलो, लो स्पिन स्टेट है या हाई स्पिन स्टेट है। आयरन 3+ जो यहां पर है वो लो स्पिन स्टेट है या हाई स्पिन स्टेट है, हाँ लो स्पिन, तो यहां लिखते चलना साथ में, ठीक है, ये लो स्पिन है। अभी हाई स्पिन आएगा तो वहां भी लिखेंगे हम। पहली स्टेप में क्या होता है, जो आपका RH है ये यहाँ पे आएगा और वाटर को रिप्लेस कर देगा, तो वाटर लूजली बाउंड होता है, तो यहां से ये चला गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये RH इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, क्योंकि सिंपल सी बात है, RH बॉन्ड जो है इसके पास लोन पेयर नहीं है ना, लोन पेयर थोड़ी यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट करेगा, ये बस इसकी कैविटी में रहता है, मतलब एंजाइम की ऐसे कैविटी है इसके पास में रहता है ये, बाकी आपका ये एंजाइम है, एक्टिव साइट ये है, मतलब RH जो है वाटर को रिप्लेस कर दिया, ऐसे समझ सकते हो कि रिपेल कर दिया होगा, भाई सिंपल सी बात है। अगर ये RH इसके पास आएगा तो ये मान सकते हो कि इसमें रिपल्सन, इसको बाहर कर दिया, लेकिन इसको इससे जोड़ना मत, क्यों जुड़ेगा कैसे ये, क्योंकि इसके पास तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड थोड़ी डोनेट कर देगा, राइट। ये इसके साथ कैविटी में रहता है, बस उसके पास में रहता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, राइट। इसका मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट तो था, लेकिन जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा 5 कोऑर्डिनेट, राइट। वाटर हट गया तो क्या हो गया 5 कोऑर्डिनेट, 5 कोऑर्डिनेट जैसे होगा ये लो स्पिन से वैसे क्या चला जाएगा हाई स्पिन में, और हाई स्पिन जाएगा तो आयरन की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आयरन की साइज अगर बढ़ गई तो आपको याद होगा कैटालेज पेरोक्सिडेज में 5 कोऑर्डिनेट में आयरन प्लेन के बाहर था, याद है, ये पोरफायरिन प्लेन के क्या था ऊपर, ये, और यहां पर आपका पास में क्या है RH लगा हुआ है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा ऐसे मैं और बेहतर में लिख सकता हूं, ऐसे इसको इस तरह से, बेहतर मतलब आयरन को ऊपर लिख रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं, ऐसे
यहाँ आयरन, यहाँ, चलो ठीक है छोड़ो, वही से लिखता हूँ, सिर्फ नीचे ही है ना, नहीं तो आप अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। एन एन पहले वाले ही लिख देते हैं, क्योंकि सब में सिस्टीन को मैं नीचे दिखा रहा हूं तो इसमें भी नीचे दिखेगा तो सही रहेगा। एस सिस, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होगी? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताओ यहाँ पे? क्या वाटर के जाने से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आएगा? वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, तो वाटर जब निकलेगा तो क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी? यस या नो? नहीं। तो आयरन क्या रहेगा? +3 में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये 5 कोऑर्डिनेट है और उसके पास में क्या रहेगा? RH इसके पास में लगा रहेगा, लेकिन क्योंकि ये 5 कोऑर्डिनेट है इसलिए क्या है ये है हाई स्पिन। बताओ पहली स्टेप समझ में आई? वाटर यहां से रिप्लेस हुआ, RH लोन पेयर थोड़ी है इसके पास जो बॉन्ड बना लेगा ये, राइट? ये इसकी कैविटी में पास में रहता है। जब वाटर निकल गया तो ये हो गया 5 कोऑर्डिनेट। 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो हाई स्पिन हो जाएगा। अरे क्योंकि CFSC कम हो जाती है ना, सिंपल सी बात है भाई। 6 लोग रहेंगे तो ज्यादा बेहतर इंटरेक्शन करेंगे, ज्यादा डेल्टा वैल्यू आएगी, लो स्पिन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। 5 लोग अगर होंगे तो टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये लो स्पिन से कहां चला आया? हाई स्पिन। और आयरन को ध्यान से देखो, आयरन पोरफायरिन के प्लेन में नहीं है, प्लेन से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि जब हाई स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? EG में भी, और EG में इलेक्ट्रॉन जाता है तो साइज बड़ी हो जाती है। तो पहली स्टेप समझ में आई? बताओ कि पहली स्टेप में वाटर निकला, लो से हाई गया, आयरन की साइज बढ़ गई, इसलिए प्लेन के बाहर आ गया, और RH इसके पास में है, कैविटी में है, इसे बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? यस या नो? इतनी बात क्लियर है? मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूं कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए क्या चल रहा है, ठीक है? बताओ पहली स्टेप समझ में आई? क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हो भैया? बाकी लोग को भी तो समझ में आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो दो चीज हमें ऐड करनी है, RH O2 इलेक्ट्रॉन, और ये RH तो चलो हमारा आ गया, अभी ऑक्सीजन को ले आते हैं, राइट? ध्यान सुनो, ये बताओ, मैं आपको अगले पेज पे पहले ले चलता हूं, मैं समझाता हूं। आपने पढ़ा है ना कि हीमोग्लोबिन में, ध्यान सुनो मेरी बात, अब थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करता हूं। हीमोग्लोबिन में डिऑक्सी फॉर्म में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 2, और ये O2 से जुड़ के क्या बनाता है? FeO2 ना, Fe थर्ड O2 माइनस, राइट? ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। हीमोग्लोबिन में एक होता है मेट हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन पता है कि नहीं? मेट हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन जानते हो ना? यस या नो? मेट हीमोग्लोबिन में आयरन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या ये O2 को जोड़ता है? नहीं। मतलब अगर डाइऑक्सीजन को आपको आयरन से जोड़ना है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +2, ना कि +3। पीछे आपने पढ़ा है इसको, +2 वाला जो वो हीमोग्लोबिन या वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वही ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। जिस हीमोग्लोबिन में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है उसको हम मेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो मेट हीमोग्लोबिन डाइऑक्सीजन कैरियर का काम नहीं करता। इसका मतलब ऑक्सीजन को बाइंड तभी करेगा आयरन जब वो +2 में होगा, +3 में होगा तो बाइंड नहीं करता है। क्लियर है? तो पीछे आते हैं, अभी आयरन किस में है? ये +3 में है ना, तो क्या ये डाइऑक्सीजन को बाइंड करेगा? यस या नो? अगर ये +3 में है तो क्या ये डाइऑक्सीजन या O2 को जोड़े? अरे क्योंकि ये सब पास पास आने चाहिए ना, तभी तो रिएक्शन होगी ना इसके साथ। क्या डाइऑक्सीजन को बाइंड करेगा? ये नहीं बाइंड करेगा। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इसको कन्वर्ट करने किसमें? +2 में। तो हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करेंगे, अब भी हाई स्पिन ही रहेगा क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट है। यहाँ S
सिस अब भी हाई स्पिन है क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट है। अब ये हीमोग्लोबिन की तरह तो है, जो डिऑक्सी फॉर्म हीमोग्लोबिन का होता है 5 कोऑर्डिनेट होता है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, पोरफायरिन, वहां भी हीम भी, यहां भी हीम भी। फर्क क्या है? सिर्फ यहां पर सल्फर लगा हुआ है, वहां पर क्या होता था? इमिडाजोल। किसका होता था रेजिड्यू? हिस्टिडीन का। यही तो फर्क है। बाकी जो डिऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक सिंगल छोटा यूनिट है, चाहे अल्फा यूनिट ले लो या बीटा यूनिट, ऐसे तो दिखता है उसका एक्टिव सेंटर, ऐसे तो होता है ना, राइट? बस वहां पर ये लिगेंड चेंज होता है, वहां पर सिस्टीन नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन, राइट? आप हीमोग्लोबिन को मैंने पूरा पढ़ा है, आप देख लेना एक बार, ठीक है? इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन, राइट? अब ये जो आपका आयरन +2 वाला है, अब ये डाइऑक्सीजन को जोड़ सकता है। बताओ यहां तक क्लियर है सब कुछ? क्यों +2 में गया ये समझ में आ रहा है? क्योंकि +3 वाला डाइऑक्सीजन को नहीं जोड़ता। मैंने पीछे आपको एग्जांपल से भी समझाया, राइट? इसलिए आयरन 3+ को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 2+ में। उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां है? ये इलेक्ट्रॉन लिया तो है हमने, ठीक? अब इससे जुड़ेगा डाइऑक्सीजन, इससे जुड़ेगा O2, राइट? यहीं पे मैं जोड़ देता हूं, देखो O2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी दे देता हूं मैं, ठीक है? क्या बन जाएगा ये? ध्यान से सुनो, जब O2 जुड़ता है तो क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड। मैं इलेक्ट्रॉन भी दे दूंगा तो क्या बन जाएगा? पर ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? देखो, मैं इलेक्ट्रॉन और O2 दोनों के साथ जोड़ रहा हूं, ठीक है? यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी, यहां S सिस, यहां हो जाएगा O O-। ये क्या है? ये परऑक्साइड है ना? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये है परऑक्साइड। और यहां पे ध्यान से देखो, अभी ये 6 कोऑर्डिनेट हो गया है, तभी क्या हो जाएगा? ये लो स्पिन। इसको मैं समझाता हूं, इस स्टेप को देखो आगे, इसको कैसे हुआ, देखो इधर, देखो ऐसे हुआ है, ये था ऐसे पोरफायरिन, ध्यान से देखो इधर, पोरफायरिन आयरन 2 था, प्लस O2 होता तो क्या बनता है? Fe3 O2 माइनस। ये O2 माइनस का मतलब ये सुपर ऑक्साइड है, राइट? मतलब अगर आप इसको दिखाओगे ऐसे, तो ये आपका ऐसे दिखेगा, देखो इधर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1.5, राइट? कितना बॉन्ड ऑर्डर है इसका? 1.5। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने देखो क्या दिखाया इधर, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड। क्यों दिखाया है? क्योंकि जब आप परऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? वो सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पर हमने O2 भी ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया है। O2 ऐड करेंगे तो परऑक्साइड होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे साथ में तो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। सॉरी, O2 ऐड करेंगे तो सुपर ऑक्साइड होगा, एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो परऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब समझे कि O2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सुपर ऑक्साइड। अब एक इलेक्ट्रॉन और दे दूंगा मैं साथ में, क्या हो जाएगा? ये परऑक्साइड। तो देखो परऑक्साइड बॉन्ड यही तो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस। भाई 2 माइनस हुए, एक माइनस इधर जुड़ गया और एक माइनस इसके पास रह गया। ध्यान से देखो इसे, O2 जुड़ा तो सुपर ऑक्साइड बना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, जब सुपर ऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो परऑक्साइड बनता है, परऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड होता है, वही तो मैंने दिखाया है इधर, ठीक है ना? ध्यान से बताओ, ये समझ में आ रहा है? इतनी बात रटना नहीं है भैया इसे। फिर से मैं समझा देता हूं, इधर देखो, इधर आगे पहले जुड़ा तो ये क्या था? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है क्योंकि सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो परऑक्साइड बन जाएगा, परऑक्साइड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है ऐसे। तो इसमें हुआ क्या है? एक वाला चला गया है किसके साथ? आयरन के साथ, तो इसका खत्म कर दो नेगेटिव यहां से, एक हमारा बच गया, उसका नेगेटिव दिख रहा है हमें। तो यही तो है, एक पे न्यूट्रल है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। क्लियर है इतनी बात? पहले बताओ। और लो स्पिन क्यों हुआ ये? क्योंकि ये हो गया है 6 कोऑर्डिनेट,
इतनी बात क्लियर है? रटना कुछ भी नहीं किसी किसी भी स्टेप में। मैं आपको रीजन समझाता चल रहा हूं कि हर स्टेप क्यों हो रही है। इतनी बात क्लियर हो तो बताना। यस या नो? ठीक है, समझ में आया? अभी देखो यहां पर हम जोड़ देते हैं H+, तो ये क्या हो जाएगा? आयरन। यहां दिख रहा है कि नहीं आपको? इधर दिखेगा यहां? चलो यहां पे मैं करता हूं, ठीक है। यहां पे हम जोड़ देते हैं H+, तो H+ यहां पे जोड़ दो बस, तो क्या हो जाएगा? आयरन, आयरन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पोरफायरिन का यहां पर S, सिस्टीन, यहां हो जाएगा OOH, या इसी को बोलते हो आप हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और थोड़ा, ठीक है। ये भी क्या होगा? लो स्पिन। ऑक्सीडेशन स्टेट +3। देखो ये सही है कि नहीं? ये वाली स्टेप समझ में आई? H+ जोड़ा बस, O- प्लस जोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इस मैकेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे आते हैं, इस कैटालिटिक साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है? आगे देखो, अब ये पर्टिकुलर सिस्टम यहां से, देखो यहां से बॉन्ड, ध्यान सुनो इधर, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके पास आता है नेगेटिव चार्ज, तो कैसा क्लीवेज हुआ? ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज, राइट? क्या बनेगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज से? देखो इधर, जब ये होगा ना तो यहां बनता है, देखो ये FeNN, डबल बॉन्डो S सिस, यहां पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, जो कैटलेज में बन रहा था, जो पेरोक्सिडेज में बन रहा था। हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये बन गया, क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। और आपको याद होगा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी इसमें? +4 ना कि 5, ठीक है। जब यहां से OH चला गया तो रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट बना, ठीक। तो रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? पोरफायरिन का, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आयरन का, ठीक है। कैसे हुआ होगा समझो ना, देखो इधर, इधर देखो। चलो ठीक है, मैं भी बैक में समझाता हूं आपको, अभी बताता हूं, ठीक है, ये कैसे बना है, ठीक। परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा ऐसे क्यों हुआ है, बट ये ध्यान रखो कि यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है, ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, ये क्या करता है? अब देखो बार बार इसके साथ RH में लिखना भूल गया था, हर जगह RH लिख लो साथ में इसके है, ठीक है। ये जो RH था इसके पास में ही है, दूर नहीं गया कहीं, इसके पास में ही रह रहा है। अभी जो RH इसके पास में था, यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल, यहाँ वाटर ऐड करेंगे और ये हमारा क्या निकल गया? ROH। मतलब जो RH हमारे पास है उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। और यहाँ देखो फिर से, ये आयरन 4 है, ये भी क्या होगा? लो स्पिन। समझ गए भाई? जब 3 में लो स्पिन है तो 4 में तो लो स्पिन होगा ही ना। यहां भी क्या है? ये यहां भी लो स्पिन, यहां जहां जहां 5 कोऑर्डिनेट है वहां हाई स्पिन, जहां जहां 6 कोऑर्डिनेट है वहां लो स्पिन। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कैटालिटिक साइकिल में है? +2, +3, +4, राइट। एक बार लिख लो, फिर मैं उसके बाद फिर से एक बार समझाता हूं, फिर मैं आपको ये वाली स्टेप भी समझाता हूं कैसे हुई है, और आगे मैकेनिज्म में मैं ये भी बताऊंगा कि यहां से ऐसे कैसे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। बस आप इत्मीनान से बैठो। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हर एक स्टेप इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग कर लोगे, ठीक है। देखो फिर से शुरू करते हैं। पहले था ये
6 कोऑर्डिनेट, वाटर यहाँ पे लगा था, सिस्टीन यहाँ पे था, लो स्पिन था। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आया, इसने वाटर को यहाँ से हटा दिया, तो वाटर जब चला गया तो 5 कोऑर्डिनेट हो गया। जब ये 5 कोऑर्डिनेट हुआ तो सिस्टम हो गया हाई स्पिन। हाई स्पिन की साइज बड़ी होती है, इसलिए वो पोरफायरिन के प्लेन में नहीं बैठता, पोरफायरिन के प्लेन से बाहर चलाता है, तो मैंने इसको प्लेन से बाहर दिखाया। आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई स्पिन है, कॉन्फ़िगरेशन इसका T2G3 Eg2 होगा, राइट। उसके बाद ध्यान सुनो, RH तो हमारा जुड़ गया, अभी हमें डाइऑक्सीजन को जोड़ना है, क्योंकि डाइऑक्सीजन पहले हमारे एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, फिर वो सबस्ट्रेट को दे देगा, यही होता है इसमें। आयरन प्लस 3 डाइऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता, कहां पढ़ा था हमने? हीमोग्लोबिन में, क्योंकि अगर आयरन प्लस 3 डाइऑक्सीजन को बाइंड करता तो मेट हीमोग्लोबिन भी डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता, लेकिन आपने पढ़ा है कि मेट हीमोग्लोबिन डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसलिए आयरन प्लस 3 डाइऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें एक्टिव साइट से डाई ऑक्सीजन को जोड़ना है या एक्टिव साइट पे डाइऑक्सीजन को जोड़ना है, तो हमें आयरन प्लस 3 को कन्वर्ट करना होगा प्लस 2 में। उसको कहां ले जाना होगा? प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने पहले इसको रिड्यूस किया, अभी कहां चला गया? ये प्लस 2 में हाई स्पिन हो गया। ये सेम एक्टिव साइट उसी तरह से है जैसे एक्टिव साइट हीमोग्लोबिन की होती है, एक्सेप्ट क्या, वहां पर फिफ्थ लिगेंड जो होता है वो क्या होता है? इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन। यहां पर जो लिगेंड है वो क्या है? सिस्टीन है। बाकी आयरन प्लस 2, हीम बी यूनिट यहां भी, हीम बी यूनिट वहां भी, बस ये लिगेंड चेंज है। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम डाइऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इसको यहां क्यों रिड्यूस किया गया? क्योंकि ये डाइऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, ये करता है। क्लियर? अब हम लोग डाइऑक्सीजन को जोड़ते हैं। हमने पढ़ा है जब O2 जुड़ता है तो आयरन प्लस 3 में जाता है, क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन साथ में और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? वो परऑक्साइड। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ परऑक्साइड ही तो बनाया है मैंने। आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, RH आपका पास में है, यहाँ क्या बन गया? ये आपका परऑक्साइड। और ये भी कैसा होगा? लो स्पिन, राइट। यहां तक बात क्लियर है? एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार आप बता दो यहां तक बात क्लियर है, क्योंकि इजी है, मैं नहीं चाहता कि आपको ये डिफिकल्ट लगे, ठीक है? मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं इसको। सबसे पहले RH हट गया, हाई स्पिन आयरन प्लस 3 आया, प्लस 3 तो जुड़ेगा नहीं ऑक्सीजन से, तो उसको प्लस 2 में रिड्यूस कर दिया हमने। रिड्यूस करने के बाद हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ऑक्सीजन को जोड़ा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया। अब विकास बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो अब O2 के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो फिर आपका ये बन जाएगा परऑक्साइड, राइट। इलेक्ट्रॉन भी ऐड करोगे तो, अगर सिर्फ O2 ऐड करते तो सुपर ऑक्साइड बनता, तो हमने यहाँ पे परऑक्साइड बना दिया है। अब H प्लस जोड़ दो, सिंपल क्या हो जाएगा? यहाँ पर H प्लस हो गया, ये क्या बन गया? हाइड्रोपरऑक्साइड। ये हाइड्रोपरऑक्साइड में हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, तो क्या बन जाएगा हमारा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये बन गया, राइट। आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ जो पोरफायरिन रिंग है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हुई है, जैसे कैटलेज और पेरोक्सीडेज वाले केस में हमने पढ़ा था। ये ऐसे इंटरमीडिएट बना था। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आयरन का। एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? पोरफायरिन रिंग का। दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन आयरन से क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि आयरन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, लेकिन तब जब उसके साथ जितने भी लोग लगे हो सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ये होगा तब ऐसा होगा। नाइट्रोजन के बस की बात नहीं है कि आयरन को +5 मिले जाएगा, राइट। हमेशा ध्यान रखो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज किससे होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस से या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट से। तो वहां दो ही लोग आते हैं आपको, या तो ऑक्सीजन आएगा या फ्लोरीन आएगा। एक ही तो ऑक्सीजन है, बाकी यहाँ तो नाइट्रोजन है, यहाँ सल्फर है, इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। फिर एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? जो पोरफायरिन के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली हेल्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से आ जाता है। जब पोरफायरिन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बचेगा, और उसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वही है, या रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट बना है, जहां पर आयरन +4 में है, पोरफायरिन एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज है, ये भी क्योंकि ये +4 है तो ये भी क्या होगा? लो स्पिन होगा। अब फाइनली RH हमारा जो है, यहाँ पे वाटर का अटैक कराते हैं हम, RH हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ROH में कन्वर्ट हो गया,
फिर हमारा वाटर जुड़ गया, हमारा फिर से शुरू रिएक्शन, फिर से कैटालिटिक साइकिल क्या हो गया, रिसाइकिल। विकास कितने लेक्चर होंगे ना, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, राइट? ठीक है। और देखो नेट के लिए ना कम कुछ नहीं है, क्योंकि धीरे 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 स्टेप वाइज डेप्थ बढ़ा रहा है। तो अगर हम सुपरफिशियली करके छोड़ देंगे तो हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन है हमसे ना हो। तो हमारा पर्पस तो ये है ना कि एग्जाम में जो है मुझसे हो जाए, मतलब हमारा तो कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम में जो है मुझसे हो जाए। और दूसरा मेरा एक पर्पज और है, टाइम क्यों लग रहा है या ज्यादा लेक्चर आपको क्यों दिख रहे हैं, उसका रीजन सिंपल ये है, मैं ये चाहता हूं कि बाय इनऑर्गेनिक आपको रटनी ना पड़े। मतलब आपको कुछ तो समझ में आए कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको पढ़ लेंगे, जिससे आपको ज्यादा दिन तक याद रहे। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कितना लेक्चर होगा अभी, राइट? लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कम से कम 10 होंगे अभी। अगर मैं जैसे मुझे पढ़ाना चाहिए, जैसे मेरा मन करता है पढ़ाने का, अगर मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा तो जल्दबाजी में पढ़ा दूंगा तो हो सकता है 3 लेक्चर में 2 लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब कहने को तो बाय इनऑर्गेनिक 10 घंटे में खत्म की जा सकती है, 10 घंटे 12 घंटे में, मैक्सिमम 10 घंटे में। लेकिन हो सकता है उस बाय इनऑर्गेनिक का जो आज का ट्रेंड हो रहा है नेट के एग्जाम का मैच ना करे, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना हो। तो बताओ जो क्वेश्चन ही नहीं होगा तो पढ़ने का क्या फायदा है? विकास समझ गए बेटा? बोलो भैया समझ गए? तो थोड़ा वेट करो, पढ़ते रहो, राइट? हो गया ये? लिख चुके हो सारे लोग? एक बार बता दो, हो गया ये कंप्लीट? हो गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो इसको मैं आपको समझा देता हूं कि यहां से ये कैसे बन गया। ठीक है, ये से ये कैसे बन गया, देखो इधर कैसे हुआ होगा। ये था ना हमारे पास, इधर देखो FeN S। अगर मैं यहां से इसको निकाल दूंगा O माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, राइट? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? यस। अब देखो अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान सुनो, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेते हैं या एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेते हैं, या ऐसे समझ लो कि आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे हम, भाई इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल हो गई ना। अब तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा ये 5 में। भाई अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो बॉन्ड कब बनाता है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको? 2 ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देना है इसको। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है अकेले आयरन नहीं देगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? आयरन। और एक इलेक्ट्रॉन कौन ऑक्सीडाइज होता है? ये वाला। इसीलिए आयरन जो है +4 में चला गया और जो हमारी रिंग थी वो भी एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो डबल बॉन्ड जो बना है उसमें दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आयरन का आया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, वो पोरफायरिन का। ठीक है, समझ में आई बात? ये ऐसे बोल सकते हो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसे समझ सकते हो। देखो इसको, इधर देखो, ये O+ है, देखो इधर, इधर देखो, पोरफायरिन से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो क्या बन जाएगा ये, न्यूट्रल O। अब इसके पास भाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो तो क्या बन गया। अब आयरन ने एक्स्ट्रा कितना बॉन्ड बनाया, एक ही तो बनाया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 नंबर से बढ़ा दो उसकी, 3 से 4 हो गया बस। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो ये न्यूट्रल हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास, आयरन +3 के पास भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन में क्या करा दो, बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बन गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्डिंग में आयरन ने, एक ही तो दिया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही यूनिट से तो बढ़ेगी, एक यूनिट से बढ़ा दो इसको, 3 से क्या हो गया 4। 2 से क्यों नहीं बढ़ाया हमने,
क्योंकि 5 को स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर पावरफुल लोग चाहिए, राइट? पावरफुल का मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लोग चाहिए, तब ऐसा होगा। नॉर्मल केसेस में ये नहीं होता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो मैकेनिज्म एक बार ध्यान से कर लो, उसके बाद कैटालिटिक साइकिल हो गई ना हमारी, ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? और ये डोंट वरी, ये लास्ट स्टेप जो है ना, ये वाली है, ये यहां से यहां कैसे हुई मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है? रेडिकल मैकेनिज्म होती है, आगे पढ़ेंगे, अभी मैकेनिज्म भी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसको समझाऊंगा अभी आगे। इसके बारे में एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, रेडिकल कैटायन जो इंटरमीडिएट है, ये जो रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट जो बना है, ये है पोटेंशियल सिंगल ऑक्सीजन डोनर। यही ऑक्सीजन देता है किसको? सबस्ट्रेट को। ये क्या है? पोटेंशियल सिंगल ऑक्सीजन डोनर। खास बात क्या क्या होती है इसकी? ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जिन भी सिस्टम में पोरफायरिन रिंग होती है, उनका ग्रीन कलर होता है ड्यू टू पाई स्टार। उनका कलर जो होता है ड्यू टू पाई स्टार। लेकिन जो पाई टू पाई स्टार की वजह से कलर आता है, वो रेड या पर्पल कलर होता है, ग्रीन कलर नहीं होता। तो जो ग्रीन कलर आता है ना, वो इसकी वजह से, जो रिंग जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या हुई है? ऑक्सीडाइज। तो क्यों हुई है ये? क्यों आया है कलर? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ पोरफायरिन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको बहुत बार लिख चुका हूं, ठीक है? इसलिए प्लीज गड़बड़ मत करना, राइट? उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा ये? पैरामैग्नेटिक। ESR क्या होगा? ये एक्टिव, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? लो स्पिन। तो हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले कि जो रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट बनता है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये कैसे बनता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पढ़ना चाहते हो, ठीक है? राइट? चलो, अब थोड़ा सा मैं आपको जो मैंने साइकिल में दिखाया था, आपको नॉर्मल स्टेप में दिखा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है? जिससे आपको लगे कि एग्जाम में कहां तक एग्जामिनर पहुंचा है अभी। देखो, सबसे पहले हमारा क्या था? आयरन किसमें था? 3 में था ना? यहीं से तो रिएक्शन शुरू हुई है, देखो इधर, यहां से तो सिंपल हटा है, रिएक्शन तो यहां से शुरू है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाइऑक्सीजन, ये सब यही शुरू हुआ है ना? तो हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? देखो, पोरफायरिन, पी का मतलब क्या होता है? पोरफायरिन। पोरफायरिन के साथ आयरन +3 में है। सबसे पहले इसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। तो क्या बनता है? PFE2। ये PFE2 क्या है? O2, 2 इलेक्ट्रॉन और H+। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PFE थर्ड OOH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रो पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स, राइट? ये कैसे बना है? पहले में क्या करते हैं? O2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? PFE थर्ड। जो हमने मैकेनिज्म में किया वही कर रहे हैं, OO माइनस, यहां पर H+। ये क्या है? पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बता देंगे बेटा, बता देंगे अभी, ठीक है? बता देते। एक बुक है लिपर्ड की, ठीक है? लिपर्ड, राइट? अभी बताता हूं मैं थोड़ी देर में, ठीक है? बताता हूं बुक का नाम। और एक आती है मेटाइलो प्रोटीन्स करके नाम है बुक का, मुझे राइटर का नाम नहीं याद इस समय, मैं आपको बता दूंगा। बट लिपर्ड वाली बुक तो बहुत कॉमन है, उसको पढ़ सकते हो आप, वो बढ़िया बुक है बायो इनऑर्गेनिक के लिए,
ठीक है, ये है स्पेलिंग, लिपर्ड और वर्टिनी दोनों एक राइटर और उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों लोग उसमें है, जिससे आप सर्च करोगे बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, बाकी 2-3 किताबें और हैं, मतलब नॉर्मल किताबें, जैसे आप ये देखते हो ना कि एटकिंस हो गया, राइट, हाउस क्राफ्ट है, हुई है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें इसमें से ले सकते हो, लेकिन अगर आपको डेप्थ में जाना है तो आपको फिर ये सब किताबें पढ़नी पड़ेगी, राइट। और साथ में एक बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा उसको भी, तो वो भी आप देख लेना। बट हाँ, ये सब आप तब देखना जब आपको पढ़ाना हो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, फिर आपको कितना वहां से लेना है, कितना आपको नहीं लेना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो भी तो सिंपल, जितना पढ़ रहे हो पढ़ लो। अगर आप टीचर हो, आप पढ़ाना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं एग्जाम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो 3 लाइन में बता रहा हूँ ना, वो 3 पेज में दिया हुआ है या 2 पेज में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। अब यहाँ देखो, ये हमारा, इसको मान लेता हूं मैं 1 पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स, यही तो बना था। हमने क्या किया था, आयरन 2 में O2 जोड़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, H+ दिया था, हाइड्रोपेरोक्सो बना था, राइट। ठीक है, हाँ, CSIR नेट के लिए ही। अच्छा, उसके लिए बेसिक किताब भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, यहां से इसी को हमने अगर यहां पहुंचाना है तो हम इसको दिखा सकते हैं स्टेप में, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा, और साथ में ये बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन करना, ठीक है, क्योंकि एक तो मैं पहले जोड़ ही चुका हूं। अब ये हाइड्रोपेरोक्सो जो है हमारा, इसको मैं लिख देता हूं 1A, इसको मैं लिख देता हूं 1B, राइट। वहां से शुरू करते हैं। ये हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 2 काम कर सकता है। एक तो ये ऐसे ब्रेक हो सकता है, देखो कैसे, PFE4 डबल बॉन्ड O प्लस OH रेडिकल। मुझे बताओ कैसा क्लीवेज हुआ होगा ये। अगर मैं कहूं कि जो हमारा हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स है इस तरह से ब्रेक हुआ है, तो कैसा क्लीवेज हुआ होगा, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक। रेडिकल कब बनता है, जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, बोलो। रेडिकल कब बनता है, जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है या हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। ये कैटालिटिक साइकिल में जो मैंने किया वही तो लिख रहा हूं यहां, होमो वाला, राइट। ये क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स है वो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए उसमें, और हमारे पास ये बन जाए, ठीक है। आगे देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स है OOH, इसमें क्या हो जाए, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। यहां लिख देता हूं मैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। मैंने आपको बताया हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है कि आयरन +5 में चला जाए, या तो फिर आयरन 4 में रहे और एक रिंग से कौन ऑक्सीडाइज हो जाए, पोरफायरिन। तो हम ऐसे बना सकते हैं PFE5 डबल बॉन्ड O, या फिर P ऑक्सीडाइज हो जाए एक इलेक्ट्रॉन से, ऐसे पोरफायरिन आयरन 4 डबल बॉन्ड O प्लस OH माइनस, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, या ये पर्टिकुलर सिस्टम, ये रिएक्शन कर ले किससे, RH और वाटर से। तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, या सिंपल RH लिख देते हैं, ये कन्वर्ट कर दे इसको ROH प्लस PFE3, जो हमने शुरुआत में किया था, ये वाला। देखो यही तो हमने कैटालिटिक साइकिल में किया था, देखो ध्यान से। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्लीवेज हेट्रोलिटिक था, इंटरमीडिएट कौन बना था, ये। तो ध्यान रखो, मैंने दिखाया भले है इस वाले को, लेकिन आपको फोकस उस पर करना, यही बनता है, कौन सा वाला, ये इंटरमीडिएट रेडिकल कटायन, पहला नहीं बनता, ठीक है। मैंने बताया कि वो बन सकता है लेकिन बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि आयरन +5 में नहीं जाएगा, ठीक। तो देखो हुआ क्या है पूरी सिस्टम में, पहली स्टेप में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन को जोड़ा, हाइड्रोपेरोक्सो बना।
हाइड्रोपेरोक्सो के पास पॉसिबिलिटी है कि होमोलिटिक क्लीवेज शो करे या फिर हेट्रोलिटिक क्लीवेज शो करे। अगर होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा तो OH रेडिकल बनेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर रेडिकल बनेगा, मान लेते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होता, तो आपको पता होमोलिटिक क्लीवेज अगर होगा तो रेडिकल बनेगा। और आपको पता है रेडिकल की रिएक्शन क्या स्पेसिफिक होती है? क्या रेडिकल रिएक्शन स्पेसिफिक प्रोडक्ट देती है? मैं आपसे बोलूं कि रेडिकल रिएक्शन है और आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? रेडिकल रिएक्शन तो बहुत तेज होती है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट दे सकती है। मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक देने की कोई कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जब आप साइटोक्रोम P450 की बात करते हो तो आपको प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट में जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट बनता है, राइट? स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट बनने का मतलब है कि रेडिकल नहीं बना होगा, क्योंकि रेडिकल में तो कुछ भी बन जाएगा, कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये तो पढ़े हो ना कि अगर कोई भी रिएक्शन रेडिकल कैटालाइज होती है तो वहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके ढेर सारे प्रोडक्ट बन जाएं। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, क्योंकि रेडिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, राइट? यस या नो? बोलो भैया, रेडिकल रिएक्शन फास्ट होती है, क्या उसमें बोल सकते हो कि नहीं यही वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा? रेडिकल तो कई जगह रिएक्शन कर लेता है ना, तो कोई आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप साइटोक्रोम P450 की रिएक्शन कराते हो ना तो आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब रिएक्शन में या ये पर्टिकुलर सिस्टम में होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा। प्रोडक्ट से बता सकते हो ना कि होगा कि नहीं? पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान रखो, रेडिकल रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, सिलेक्टिविटी उनमें नहीं होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट बना देता है वो। तो अगर हमारा ये जो हाइड्रोपेरोक्सो है वो इसको जनरेट करता और रेडिकल जनरेट करता तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन में स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास हाइड्रोपेरोक्सो है उसमें होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होता है। समझ रहे हो कैसे पता चला नहीं होता? क्योंकि जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्पेसिफिक होता है। रेडिकल रिएक्शन के थ्रू अगर मैकेनिज्म होती तो स्पेसिफिक नहीं होता, वो आपको ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट पर्टिकुलरली एक ही तरह का सबस्ट्रेट देता है, एक ही तरह का रिएक्शन देता है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना आपके लिए। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, होमोलिटिक करा के देखते हैं। अब होमोलिटिक में क्या है, अगर OH माइनस यहां से जाएगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन होगा। अब दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से जा सकता है? आयरन से जा सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आयरन का चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन किसका चला जाए? पोरफायरिन का। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये बनेगा नहीं। कौन बनता है? ये रेडिकल कैटायन। उसके बाद ये RS से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? ROH, खुद कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो मतलब पूरी मैकेनिज्म ये है कि हाइड्रोपेरोक्सो बनेगा और हाइड्रोपेरोक्सो होमोलिटिक क्लीवेज नहीं शो करता। क्या शो करता है? हेट्रोलिटिक। क्यों होमोलिटिक नहीं? क्योंकि अगर होमोलिटिक हुआ होता तो हमें रैंडम प्रोडक्ट मिलता, स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलता, कई सारे प्रोडक्ट मिलते, जबकि ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? हमें क्या मिलता है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है, राइट? इसका मतलब होमोलिटिक नहीं है। कैसा क्लीवेज है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और प्रोडक्ट को, सॉरी, सबस्ट्रेट को जो ऑक्सीजन देता है वो कौन है? वो है रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी ऑक्सीजन नहीं देता। तो अगर आपसे पूछे कि साइटोक्रोम P450 में सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन देने वाला सिस्टम कौन है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। कौन है? ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन पोरफायरिन का हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ है। समझ गए? ठीक। अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे इसके बारे में कि ये कैसे मैकेनिज्म करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, कहां तक एग्जामिनर जाता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत हिम्मत बने कि नहीं पढ़ाए जा रहे हैं हम, एग्जाम में पता नहीं आता है कि नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो चल रहे हैं ना, अभी एग्जामिनर यहां तक पहुंचा है, आने वाले समय पे एग्जामिनर और आगे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, आगे तक पढ़ेंगे। जैसे अगर आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या उससे ऊपर का पूछा जाए तो आपसे हो जाए। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले मुझे एक बात समझा दो, यहां तक सबको क्लियर है?
किसी भी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, किसी भी स्टेप में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, लॉजिकली कुछ भी पूछ सकते हो आप। प्रॉब्लम है किसी स्टेप में अभी तक जो आप पढ़े हो? क्यों ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, मैं आपको हर स्टेप समझा दिया हूं। और आप पढ़ते समय ना लिख लिया करो रीजन भी कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं जुड़ता है, यहां ऐसा जुड़ गया, ठीक है। और अगर आप लोगों की इच्छा होगी, ये आप पे डिपेंड करेगा, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो कल मैं आपको ये बताऊंगा इसको क्यों नहीं बनाते हैं, इसी को क्यों बनाते हैं, यही क्यों हुआ। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके दिखा दूंगा मॉसबार स्पेक्ट्रम से, ईएसआर स्पेक्ट्रम से, राइट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कि यही बनता है, ये नहीं बनता है। बट ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सीखना चाहते हो, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना मुझे, या आप सोचना एक बार कि आप वहां तक जाना चाहते हो कि नहीं। हाँ, लेकिन जितनी जरूरत है मैं आपको उतना तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको आगे बढ़ाता हूं मैं कि ये जब इसको आरएच को यहां कन्वर्ट करता है तो कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन पहले भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक, जैसे आपको पता तो चले कि जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में आता भी है। देखो, नवंबर में आई थिंक पेपर हुआ था ना, नवंबर 2020 में, है ना, पता है आपको? उस समय का क्वेश्चन है एक, देखो 2020 में एक ही तो पेपर हुआ था ना, एक सितंबर में था शायद, एक नवंबर में था, ऐसे कुछ करके, है ना। अब इतना तो आपको याद होना चाहिए, नेट की तैयारी कर रहे हो तो। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हो तो चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, लिखो साथ में मेरे। इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ, इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम, मैंने बोला था क्वेश्चन मेरे साथ लिखना जिससे आपको हर स्टेटमेंट का मतलब समझ में आए। P450, द जनरेशन ऑफ, द जनरेशन ऑफ, देखो इसने सिंपल लिखा है, देखो पूरा इसने बहुत सही से लिखा, एग्जाम में लिखा है इन्होंने पोरफायरिन, पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, देखो रेडिकल कटायन इन्होंने बनाया है, ठीक है, पोरफायरिन। तो उम्मीद है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ये पोरफायरिन हो गया, आयरन 4 में है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये क्या लिखा, इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450 द जनरेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट तुम लोग बना रहे हैं ना, फ्रॉम, किससे बन रहा था ये, फ्रॉम पोरफायरिन Fe, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, थर्ड OOH, इसी से तो बन रहा था, इससे, है ना। इन्वॉल्व्स, मतलब सिंपल कह रहा है वो कि इससे जब ये बनता है तो कैसे होता है वो, इन्वॉल्व्स, पहला ऑप्शन, वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन Fe थर्ड OH, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, अब आपको पूरी कैटालिटिक साइकिल आनी चाहिए तभी आप कर पाओगे ये, इंटरमीडिएट Fe4OH होमोलिटिक OO क्लीवेज ऑफ पोरफायरिन Fe थर्ड OOH, या फोर्थ हेट्रोलिटिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज। होमोलिटिक नहीं हो, क्योंकि होमोलिटिक में ये थोड़ी बनता है, होमोलिटिक में क्या बन रहा था, मैंने लिखवाया वो भी, होमोलिटिक में क्या बनता है, क्लीवेज ऑफ
पोरफायरिन Fe थर्ड OOH। ध्यान से करो, गलत मत करना, ठीक है? बताना आंसर क्या होगा इसका। ये आई थिंक नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया था ये, ठीक है? नवंबर या सितंबर में से किसी, उन्हीं दोनों में से किसी पेपर का है ये। ध्यान से देखो और बताओ। हाइड्रोपेरोक्सो से रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट बना रहा है ये, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है वो? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये कहां बना है इंटरमीडिएट? देखो जरा पीछे, देखो जरा कॉपी में ये बना है क्या? ध्यान से करो, पहले क्वेश्चन पूरा ठीक से पढ़ो तो क्या पूछ रहा है वो कह रहा है हाइड्रोपेरोक्सो से रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट कैसे बना है। पीछे जाओ, देखो मैकेनिज्म। O3 होमोक्लीवेज। अरे बेटा, रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर देखो, ये क्या लिखा है इधर? हाइड्रोपेरोक्सो से रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट ये बन रहा है ना, ये कौन सा क्लीवेज लिखा है इधर? होमोलिटिक होता तो ये बनता, ये बनता, ये ये बनता, ये थोड़ी बनवा रहा है, ये कहां पूछ रहा है? इसके बारे में थोड़ी पूछ रहा है वो। किसके बारे में पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसके बारे में। तो ये तो हेटेरोलिटिक से ही बन रहा है, होमोलिटिक से कहां बनेगा? समझ रहे हो? तो देखो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। ये तो भी नॉर्मली उसने स्टेटमेंट पूछ लिया तुमसे, पूछ लेता इनमें से कि जो इंटरमीडिएट, अभी इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेता, ये लो स्पिन है, हाई स्पिन है, कलर क्या होगा, क्यों होगा, पैरामेटिक है, डायमेटिक है, इसके बारे में बहुत कुछ पूछ लेगा। तो पहले इत्मीनान से सब कुछ पढ़ो। मैं आपको समझाया हूं कि अगर होमोलिटिक हुआ होता, होमोलिटिक क्यों नहीं कर सकते हम? अगर होमोलिटिक हुआ होता तो रेडिकल बनता। रेडिकल जो होता है वो, ऐसे बोल सकते हो कि रैम्पेंट रिएक्शन देता है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। जबकि साइटोक्रोम P450 के साथ ऐसा नहीं है, वो सिलेक्टिव रिएक्शन भी देता है, वो सिलेक्टिव रिएक्शन देता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बन जाएगा। इसका मतलब रेडिकल तो बना नहीं होगा। तो क्या बना है फिर ये? तो इसका मतलब अगर रेडिकल नहीं बना तो होमोलिटिक तो हुआ ही नहीं होगा, राइट? तो क्या हुआ होगा? हेटेरोलिटिक। और हेटेरोलिटिक का मैंने आपको समझाया कि हेटेरोलिटिक होगा तभी ये बनेगा ये। और यही है पोटेंशियल ऑक्सीजन डोनर टू द सबस्ट्रेट, यही है जो पोटेंशियल ऑक्सीजन डोनर सबस्ट्रेट के लिए है। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा। समझ गए? राइट। एक क्वेश्चन और देखो, देखो ये भी छोटा सा है। देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट, गलत मत करना, ठीक है? आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये भी 4 मार्क्स में, ये भी आई थिंक 2019 में था। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, होपफुली आपने पढ़ा होगा ये, एंड साइटोक्रोम P450 इन रेस्टिंग, रेस्टिंग मतलब जब 6 कोऑर्डिनेटेड होगा, वाटर भी लगा होगा, सिस्टीन भी, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। रेस्टिंग स्टेट फ्रॉम फॉलोइंग, फ्रॉम फॉलोइंग, ऑप्शन देख लो ABCD। बोथ कंटेन डाइएनायन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन, बिल्कुल यही होता है दोनों में, क्योंकि दोनों में तो हीम भी होता है ना, और हीम भी में क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन। आदर्श हो जाएगा भैया, कंप्लीट हो जाएगा।
देखो यार, मेरा पर्पज ये है ना कि आप समझ लो, एग्जाम में हो भी जाए, मैं तो ऐसे सुपरफिशियली कंप्लीट कर सकता हूँ कि ठीक है ये साइटोक्रोम P450 है, ठीक है ये काम करेगा, खत्म करो उसको आगे, राइट। और कोएंजाइम B12 है, इसका ये काम करेगा, मैं क्यों जाऊंगा मैकेनिज्म पे। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर टफ क्वेश्चन है तो एग्जाम में आपसे हो जाए, ठीक है। ये ज्यादा नहीं है, बस आप डेली पढ़ते रहो, बस डेली अगर पढ़ते रहोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा भी नहीं लगेगा ये, ठीक है। दूसरा देखो, दे हैव सेम फिफ्थ लिगेंड, ये सही बात है क्या। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नहीं, हीमोग्लोबिन में इमिडाजोल होता है, राइट। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इमिडाजोल, जबकि इसमें साइटोक्रोम में क्या था, सिस्टीन, तो फिफ्थ लिगेंड अलग अलग है। ये अभी भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। फिफ्थ लिगेंड बॉन्डेड टू मेटल सेंटर फ्रॉम, सिंपल सी बात है, लिगेंड के साथ प्रोटीन तो लगी होगी, मेटल सेंटर फ्रॉम प्रोटीन बैकबोन, इससे घबराना नहीं, ठीक है। जो लिगेंड आपका लगा है, जो ऐसे ऐसे दिखाया जाता है ना ऐसे, वो प्रोटीन चेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो आगे प्रोटीन से जुड़ा होता है, प्रोटीन बैकबोन। सी देखो, दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट, सिंगल एक्टिव साइट, दे कंटेन मेटल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखना, वो हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सी में तो होता ही है, तो ऑप्शन देख लो आप, एक है ABC, दूसरा है ACD, तीसरा ऑप्शन है ABD, और फोर्थ है B&C ओनली। गलत गलत मत करना, ये भी 4 मार्क्स में है, राइट। ये तो स्ट्रक्चर से पूछा है उसके, ठीक है। ध्यान से करो, देखो बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो आप सोचो कि अगर वो होमोलिटिक हेटरोलिटिक क्लीवेज पे पहुंचा है तो क्या आगे वो और नहीं आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा आगे वो। क्या वो आपसे जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट का नाम पूछ लिया कि ये बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी नहीं पूछ सकता उससे, बिल्कुल पूछेगा। कब तक हीमोग्लोबिन डायमेट्रिक पैरामेट्रिक और ये होता है, कब तक एग्जाम में आएगा, ये खुद से सोचो ना आप, क्या 50 साल तक वही चलेगा। अगर ऐसे होगा तो फिर तो सारे बच्चे क्वालिफाई होते रहेंगे। कंपटीशन को कम करने का तरीका क्या होता है, सिंपल है, पेपर को टफ बना दो, थोड़ा पेपर की डेप्थ में चले जाओ, तो बाकी लोग बाहर हो जाएंगे अपने आप। नमस्ते भैया, नमस्ते। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा। डाइएनाइन होता है, बिल्कुल। अरे जो ये आयरन 2+ में है, ये जो पोरफायरिन होता है ना, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, डाइएनाइन ही तो होता है ये, राइट। जो भी पोरफायरिन लिगेंड मेटल से जुड़ता है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, उसको डाइएनाइन बोलते हैं। और प्रोटोपोरफायरिन क्यों, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि यहां पर, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो आपका हीम पार्ट है वो लगभग वही वाला होता है जो हीमोग्लोबिन का होता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में प्रोटोपोरफायरिन है, यहाँ भी वही होगा प्रोटोपोरफायरिन। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दे हैव सेम फिफ्थ लिगेंड, क्या नहीं, नहीं ना, क्यों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इमिडाजोल, यहां पर क्या है, सिस्टीन। तो अगर आपको लिगेंड का नाम नहीं पता तो आप ये ऑप्शन करेक्ट मार दोगे, ये आपका गलत है। ये देखो, दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट, सिंगल एक्टिव साइट का मतलब है कि एक्टिव साइट पे एक आयरन है ना, मतलब एक साइट पे एक आयरन, जैसे हीमोग्लोबिन में 4 होता है, एक अल्फा यूनिट है, दो अल्फा यूनिट है, 2 बीटा यूनिट, लेकिन हर एक अल्फा यूनिट में एक ही आयरन तो होता है, हर एक बीटा यूनिट में एक ही आयरन तो होता है। तो एक आयरन, हीमेरिथ्रिन से कंपेयर करो, हीमेरिथ्रिन में कितने होते हैं, 2 आयरन एक एक्टिव साइट पे, लेकिन यहाँ पर दोनों केस में एक्टिव साइट पे क्या होता है, हर एक्टिव साइट पे सिंगल मेटल होता है, तो वही पूछ रहा है, दे कंटेन सिंगल एक्टिव साइट। दे कंटेन मेटल इन +3, बिल्कुल, ऑक्सी में +3 होता है और साइटोक्रोम में तो +3 होता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ACD, सेकंड, बी ऑप्शन, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, फिर हम लोग कल आगे मैं आपको बताऊंगा
कि रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट से जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो कल साइटोक्रोम P450 खत्म हो जाएगा। होपफुली कल के बाद हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पढ़ेंगे, जो O2 को कन्वर्ट करता है वाटर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, O2 का वाटर में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होता है फूड स्टफ का, तो हमारे पास फूड की रिएक्शन, फूड मतलब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, तो CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो जो O2 को वाटर में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो इसका पोर्शन बचेगा उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मैं आपको बस आज भी एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, और जिससे आपको थोड़ा साइटोक्रोम P450 का आइडिया हो जाए। एक क्वेश्चन और कर लो, 4 मार्क्स में ये भी था। ये आया था जून 2019 में, राइट, जून 2019। यहां पे लिखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to cytochrome P450। पहला स्टेटमेंट, इट हैज हिस्टिडीन कोऑर्डिनेटेड टू मेटल सेंटर। अब जरा सोचो, क्या ये सही बोल रहा है क्या? साइटोक्रोम P450 में नीचे हिस्टिडीन लगा होता है क्या? बताओ, साइटोक्रोम P450 में जो एक्सियल लिगेंड लगा होता है, हिस्टिडीन होता है क्या? वो क्या होता है? वो हिस्टिडीन होता है कि नहीं? दूसरा, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड मेटेलो एंजाइम। ये मैं आपको कल पढ़ाया था कि मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। इट हैज आयरन 3 इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ एंजाइम। देख लो, 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आए, इससे जितने आए हैं, एक आया है बस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है बस, बाकी एक अभी मैं आपको बाद में बता दूंगा या कल की क्लास में बता दूंगा मैं। तो आपको बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन है। फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है। सेकंड एंड थर्ड, और डी ऑप्शन है ए ओनली। तो करेक्ट बताओ कौन सा है इसमें से? पहला वाला सही है क्या? नहीं, पहले क्या होता है, सिस्टीन होता है, हिस्टिडीन तो होता नहीं है, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया, राइट। इट हैज आयरन 3+ रेस्टिंग स्टेट, थर्ड वाला सही है। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड मेटल एंजाइम, ये भी सही है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन कौन सा है, कहां पे है? आंसर हो गया। बाकी ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन एल्कीन का करता है, बाकी सारी चीजें करता है, बस वो सब आसान है, वो सब कर लोगे आप। ठीक है, और जो बच्चे भी ना परेशान हो रहे हैं कि कब खत्म, प्लीज डरो नहीं, ठीक है, घबराओ नहीं, राइट। खत्म कब होगा कब नहीं होगा मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कितना जल्दी खत्म कर दूं। मैं आपको पहली क्लास में बोला था, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपको बाइनऑर्गेनिक से एटलीस्ट समझ में आए कि नहीं, हाँ इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। बाकी खत्म करने के लिए बेटा 10 घंटे में खत्म हो जाएगा ये, लेकिन फिर वैसे ही खत्म होगा कि आप सिर्फ रटोगे बस, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है इसमें। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर तो आपको याद नहीं आएगा वो, राइट। अभी देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। हाँ, सी ऑप्शन सही है बेटा। हमें पढ़ना है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। और उसके बाद हमें पढ़ना है कोएंजाइम B12, हमें पढ़ना है नाइट्रोजनेज, हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। ये 5 टॉपिक अभी बचते हैं,
ठीक है, राइट। तो कम से कम 8 से 9 लेक्चर लगेगा। मैं हर लेक्चर को बहुत ही सिंपल वे में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ जानो तो उसके बारे में। ये क्यों पढ़ रहे हो आप, क्या जरूरत है इसकी, या सिर्फ सिलेबस में नहीं, ठीक है काम चल गया, राइट। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाए, तो अगर वो थोड़ा डेप्थ में भी जाता है टॉपिक है तो आपको पता चल जाए, आप गड़बड़ मत करो, ठीक। तो आज की क्लास को यही पेंड करते हैं। शाम की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शाम की क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। तो आज हम लोग आगे मेटल वाला फैक्टर देखेंगे, फिर हार्ट्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, फिर रिडक्शन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कल समझा रहा था, मैं आपको दोबारा फिर से समझाऊंगा उसको, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं। तो आप लिगेंड को देख के, मेटल को देख के आप ये बता सकते हो कि कहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आएगी, कहां पर ज्यादा नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ज्यादा कम तो बता ही सकते हो आप कि ज्यादा आएगा कम आएगा, राइट। तो उससे आप बता सकते हो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमारी बढ़ रही है घट रही है, राइट। ये सब चीजें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, डेल्टा जी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। फिर मैं आपको उसी में आज ही पढ़ाऊंगा एर्विन विलियम सीरीज में, वो ऐसी सीरीज का ऑर्डर ऐसा ही क्यों है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, ठीक है। तो शाम की क्लास में 8 बजे फिर से मिलते हैं। इसको अच्छे से करो, क्वेश्चन को फिर से एक बार, ये जो क्वेश्चन किए ना फिर से एक बार पढ़ के सॉल्व करना, जिससे आपको देखो एटलीस्ट यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने कि ये गलत है, इसका मतलब सिस्टीन होता है, तो यहाँ लिख लेना हिस्टीडीन नहीं होता सिस्टीन होता, तो आपको याद हो गया हिस्टीडीन नहीं है सिस्टीन है, तो अगली बार अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पता है सिस्टीन है यहाँ पे। फिर मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके बाद आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो बार बार लिखोगे ना तो आपको पूरा एंजाइम खुद याद हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म को बार बार लिखना, कैटालिटिक साइकिल बार बार लिखना, जिससे आपको रटना ना पड़े और एग्जाम में भूलो नहीं आप, नहीं वहां जाके ना सब गायब हो जाता है, ठीक। तो ठीक है, हम लोग शाम को मिलते हैं फिर से, अपना ध्यान रखिए, राइट। शाम को मिलते हैं 8 बजे। टेक केयर सभी लोग।